नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपन 1D के लास्ट पड़ाव में हैं। अभी 1D कल अपन लगभग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम C डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक दो कंसेप्ट जो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड थे मैं आपको बता रहा था, उनमें एक दो बातें मैं आपको और बताऊं। कल हमने लास्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात की थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कह देते हैं कि 3 bodies start from the vertex of an equilateral triangle toward each other. They always remain toward each other and along a equilateral triangle. Then find when they meet to each other and where they meet to each other and distance traveled by each when they meet to each other. तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे वो कहता है कि ट्राइंगल है कोई, राइट, ये कोई ट्राइंगल है, इसमें 3 पार्टिकल थे। एक ए पर ये v स्पीड से इधर जा रहा था, किसी टाइम b इधर को जा रहा था v स्पीड से, और c इधर जा रहा था, एक दूसरे की ओर जा रहे थे। कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, मान लो a हमारे पास यहाँ आ गया है, b यहाँ आ गया है और c यहाँ आ गया है। अब ये फिर एक दूसरे की ओर है। मैंने काफ़ी लंबी डिस्टेंस ले ली है, आप इसको बहुत नज़दीक लेंगे, ये पॉइंट नियरेस्ट लेंगे एक दूसरे के। मैंने काफ़ी डिस्टेंस पर ले ली है, यहाँ लेंगे राइट, ऐसे एक नए ट्राइंगल पर है। अब ये इधर को है, ये इधर को है, ये इधर को। अब देखिए कुछ टाइम बाद एक नई सिचुएशन बनती है, ए यहाँ से यहाँ आ जाता है, ए बी यहाँ आ जाता है, सी यहाँ आ जाता है। इतना ज़्यादा नहीं लेना आपको, ये डिस्टेंस बहुत कम लेनी है। ओके, तो ये कुछ ऐसे आ जाता है। अब ये इस डायरेक्शन में होते हैं। कुछ टाइम बाद फिर क्या होगा, फिर ये थोड़े और आगे जाएंगे, ए यहाँ आ जाएगा, ओके, और बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये कुछ इनका पाथ ऐसा रहेगा, ये फिर से एक दूसरे की ओर रहेंगे। उसके फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। अब वो इस पाथ पर रहेंगे। उसके फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपके पास ए यहाँ आ गया, बी इस लोकेशन पर आ गया, सी इस लोकेशन पर। अब वो फिर इसके अलोंग एक दूसरे की ओर रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। अब वो इस ट्राइंगल के अलोंग रहेंगे। फिर कुछ टाइम बाद आप कह सकते हैं कि ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, फिर वो इस ट्राइंगल के अलोंग रहेंगे। ऐसे करते करते वो जाकर के सेंटर पर मिल जाएंगे। तो जो इधर से पार्टिकल गया इसका पाथ क्या होगा, ये ऐसा कुछ पाथ होगा, ये देखिए, ये ऐसे मिल जाएगा। और इधर से जो आ रहा था इसका पाथ कुछ ऐसा रहेगा, और ये ऐसे आते आते यहाँ मिल जाएगा। और इधर से आने वाले का पाथ ये होगा, ये कुछ आते आते ऐसे मिल जाएगा। ओके, तो तीनों मिलेंगे कहाँ पर आकर के, सेंटर पर आकर के मिल जाएंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए मान लीजिए मेरे पास एन साइड का कोई पॉलीगॉन है, ए पार्टिकल v स्पीड से यहाँ जा रहा है, बी पार्टिकल v स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा। इनके बीच की डिस्टेंस, इस रेगुलर जो भी पॉलीगॉन होगा वो हेक्सागन हो सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है, मे बी पेंटागन हो सकता है, जो भी होगा, राइट। तो उसमें ये डिस्टेंस a है। उस केस में ए बी के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये होगी v cos थीटा। ये परपेंडिकुलर है v साइन। अब v साइन की बात नहीं करेंगे, इसके अलोंग, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आप कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b अलोंग ए बी के अलोंग देखना है। जिस डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस पता है तो आप लिख सकते हैं वी ए बी इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में है, v माइनस वी कॉस थीटा। देन टाइम क्या होगा, टाइम व्हेन दे मीट विद ईच अदर, टाइम व्हेन दे मीट टू ईच अदर, जब वो आपस में मिलेंगे वो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, t इक्वल टू डिस्टेंस क्या थी, a बाय वी ए बी।
आप लिख सकते हैं a बाई वी 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो इतने टाइम बाद t क्या है, t इक्वल टू a बाई वी 1 माइनस कॉस थीटा टाइम बाद वो आपस में मिलेंगे। मेरी बात क्लियर? जब वो मिलेंगे तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल होगी उस टाइम तक, तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय ईच। तो उस केस में वो डिस्टेंस क्या होगी, s इक्वल टू वी स्पीड से चल रहा है, t टाइम बाद मिलेगा, तो v इंटू टी आपके पास क्या आ गया, a बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है, आपको पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी पॉलीगॉन के लिए वो क्या होता है, 2 पाई बाय n होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। मेरी बात क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए आपके पास क्या था, n इक्वल टू 3 ना, तो n की वैल्यू 3 रखते हैं तो थीटा कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। और cos 120 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो टाइम कितना हो जाएगा, -1/2 होती है। तो a बाई वी cos 120 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 3/2, तो क्या आया 2a बाई 3। डिस्टेंस की बात करते हैं तो a बाई 1 माइनस 1/2, तो कितना हो गया 2a बाय। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर कह देता है, स्क्वायर के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 4 होगा ना, उस केस में कितना एंगल हो गया, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया, 2 पाई बाय n मतलब 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 0 होता है, तो टाइम कितना हो गया a बाई वी, और s इक्वल टू क्या हो गया, a हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास रेगुलर हेक्सागोन की बात करता है तो हेक्सागोन के लिए आपको पता है n इक्वल टू 6 होता है, तो थीटा क्या हो गया 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 हो जाएगा 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 कितना होगा, cos 60 कितना होगा 1/2, देन वी कैन से टाइम t इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2 इंटू वी, तो आपके पास क्या आ गया 2a बाय, ऐसी डिस्टेंस क्या आ जाएगी 2a आ जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं, आप उनको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर? तो ये आपकी 1 डायमेंशनल मोशन थी। अब हम इसकी सीट करेंगे, सीट के लगभग अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी हम सीट की ओर बढ़ेंगे, राइट। तो सीट में मैं आपको इसके मॉड्यूल्स हैं जो हमारा, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं 90% क्वेश्चन करवाने की। ओके, हाँ भाई, शीट देखिए आपके पास ही मॉड्यूल पहुंच चुके होंगे, उसमें देखिए आप अपने पास स्टेज पहले की बात करेंगे अपन। ओके, तो फर्स्ट स्टेज के लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे स्टेज फर्स्ट को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी मूव्स 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। आपको डिस्टेंस पूछी है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ओके, वेरी सिंपल है। ये मान लीजिए नॉर्थ वाई एक्सिस में है और ईस्ट मान लीजिए एक्स एक्सिस में है, तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, देखिए ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। पहले 4 मीटर, सॉरी पहले 4 मीटर क्या था, ईस्ट में था, 4 मीटर ईस्ट में था और 3 मीटर क्या था, नॉर्थ में था। तो डिस्टेंस तो डेफिनेटली क्या होगी, डिस्टेंस आपको पता ही है 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या होगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और डिस्टेंस 3 मीटर 7 मीटर, सॉरी आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड, सेकंड क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इफ द पार्टिकल, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो तो इसका मतलब क्या है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। इट मीन्स आप कह सकते हैं मोशन उसकी क्या होगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। ओके, क्योंकि उसकी वेलोसिटी उस केस में चेंज नहीं हो रही। ओके,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक अनदर ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग ट्रैवल एट 330 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू पास द अदर। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, रिलेटिव का क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव का क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 200 इक्वल टू कितना हो गया, 300 मीटर। तो टाइम कितना हो गया, S/V/AB, तो 300 बाई 10 कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रंकार्ड इज वॉकिंग अलोंग a straight road, he takes 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the road 11 meter away from the starting point. The drunkard will fall into the pit. NCERT का क्वेश्चन है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे आते हैं, एक स्टेप 1 मीटर का है, तो 1 टर्न में क्या होता है, 5 स्टेप आगे गया और 3 स्टेप पीछे आएगा, तो एक स्टेप में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर ना। 5 आगे गया, 3 लौट आया, तो एक टर्न में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, और एक टर्न में टाइम कितना लग रहा है आपको, 5 सेकंड जाने का और 3 आने का, टोटल कितना लग रहा है, 8 सेकंड। अब देखिए आपके इस स्टार्टिंग पॉइंट से 11 मीटर डिस्टेंस पर है और फॉरवर्ड वो 5 जाता है, ये मान लो 5 मीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या आपके पास 5 मीटर है, राइट। अगर वो यहां चला गया तो इससे फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड नहीं आ पाएगा, राइट, क्योंकि वो 5 मीटर आगे जाता है, आगे जाते जिस खड्डे में गिरना है गिर जाएगा उस केस में, तो वो वापस नहीं लौट पाएगा। मेरी बात क्लियर। लास्ट टाइम जब 5 मीटर पहले हुआ तो वहां से आगे तो जाएगा लेकिन लौट कर वापिस नहीं आएगा, तो पीछे कितनी डिस्टेंस बचती है, ये 6 मीटर डिस्टेंस ऐसी है जिसको वो टू एंड फ्रो की मोशन करेगा, आगे जाएगा वापिस आएगा, आगे जाएगा वापिस आएगा। एक टर्न में 2 मीटर चलता है, तो इसका मतलब ये 2 मीटर के 3 सेगमेंट होंगे। मेरी बात क्लियर, ये 2 मीटर के 3 सेगमेंट होंगे। पहले 5 आगे गया, लौट कर यहां आ गया, तो पहले टर्न में 2 मीटर डिस्टेंस पर चला गया, फिर यहां से 5 आगे जाएगा, फिर लौट कर आ गया, तो फिर यहां पहुंच गया, फिर आगे जाएगा, फिर लौट कर आया, यहां आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। और फिर जब यहां से आगे जाएगा तो लौट कर वापिस नहीं आएगा। तो 3 टर्न में, 3 टर्न में कितनी डिस्टेंस होगी, एक टर्न में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी 6, तो 3 टर्न में टाइम कितना लग गया, एक में 8 है तो 8 × 3 इक्वल टू 24 सेकेंड। और लास्ट टर्न में कितना है, लास्ट टर्न के अंदर 5 सेकेंड है, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास, 29 सेकेंड बाद जाकर के वो किसी पिट में गिर जाएगा। ओके, आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर। एक बार और देख लो इसको, वो एक टर्न में 5 मीटर फॉरवर्ड जाएगा, 3 मीटर बैकवर्ड आएगा, तो एक टर्न में डिस्प्लेसमेंट कितना लिया उसने, 2 लिया ना। अब देखो पहली टर्न में वो 2 डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचा, अगले टर्न में इससे फिर 2 मीटर आगे पहुंचा, अगली टर्न में फिर इससे 2 मीटर आगे पहुंचा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6। अब इसके बाद जब फॉरवर्ड 5 मीटर जाएगा, तो जब 5 मीटर आगे गया तो आगे तो 5 मीटर डिस्टेंस पर 11 मीटर पूरे हो गए, वहां तो पिट था उसमें गिर जाएगा और वापस नहीं लौट पाएगा। तो क्या है, पहली टर्न, दूसरी टर्न, तीसरी टर्न और चौथी टर्न में फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है। एक टर्न में 8 सेकेंड लगते हैं, तो 3 टर्न में कितना लगा, 24 सेकेंड, एंड लास्ट वन में 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम क्या हो गया, 29 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर। Which of the following statement about the motion of the particle is not correct? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। वो कहता है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव कर रहा है और 10 सेकेंड में अपने पाथ पर वापस लौट आता है, इनिशियल पॉइंट पर वापस लौट आया 10 सेकेंड में। इसका मतलब 5 सेकेंड में गया था, 5 में आ गया, और 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने। इसका मतलब 15 मीटर वो गया था और 15 मीटर वो लौट कर आया।
क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एग्जैक्टली बिकॉज द स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ओके, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एग्जैक्टली जीरो बिकॉज displacement is zero, average velocity is equal to the total displacement by time, displacement zero, therefore velocity will be zero. Displacement of the particle is 30 meter, wrong because displacement is zero. Okay, average speed of the particle is 3 meter, सही कह रहा है because average speed equal to distance by time. distance क्या है 30 मीटर, टाइम कितना बोल रखा है 10 सेकेंड, देन स्पीड विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है। देखिए, जीरो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरी मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। देखो, जीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डज नॉट नेसेसरी मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, सही कह रहे हैं। कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, वेलोसिटी जीरो था लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो था, जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो। स्टेटमेंट करेक्ट है। जीरो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स वेलोसिटी जीरो, सही है। ए बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट एक्सेलरेशन विल बी जीरो बट वेलोसिटी इज नॉन जीरो, करेक्ट स्टेटमेंट। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, इट एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, नो नो नो। अगर स्पीड कांस्टेंट है बट बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूस चेंज, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, देयरफॉर वेलोसिटी विल बी चेंज ड्यू टू चेंज एंड एक्सेलरेशन विल बी। ओके, तो आप कह सकते हो बॉडी एक्सेलरेट हो सकती है। थर्ड आंसर, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन, कंसीडर द एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टेनिस बॉल एज इट फॉल टू द ग्राउंड and bounce back, directions of which of these change in the process। देखिए, जब बॉडी यहां से ड्रॉप की है, ग्राउंड पर हिट की और वापस ऊपर चली गई, राइट, तो कह रहा है कि डायरेक्शन किस किस की चेंज होगी, वेलोसिटी ओनली। देखो, फ्री फॉल में आपको बताया है बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑलवेज नीचे को रहता है, राइट। नीचे आएगा, वेलोसिटी नीचे को थी, अब ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। मेरी बात क्लियर, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सेकंड देखिए, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, पहले नीचे आ रही थी फिर ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, थर्ड आंसर, सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सेवंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एट ए सर्टेन टाइम इज गिवन बिलो, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। देखिए, मोशन क्या होगी। देखिए, आपने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ी थी, पढ़ी है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ी है। आप किसी टी टाइम इंटरवल की बात करें, यहां पर वेलोसिटी u थी, या v प्लस 80 होगी या u प्लस 80 होगी, यहां क्या होगा u प्लस 280 होगी, यहां पर u प्लस 380। ये टी टाइम के सेगमेंट है आपके पास, टी टाइम इंटरवल के, राइट। अब मैं इसमें फर्स्ट में एवरेज देखता हूं, v1 इक्वल टू एवरेज इन दोनों के सम का हाफ होगा, तो क्या हो गया u प्लस 80/2 हो गया। मैं यहाँ का एवरेज देखूं तो क्या हो गया, इन दोनों का सम करेंगे अपन तो u प्लस 380/2। यहाँ का एवरेज देखूं मैं तो v3 क्या हो गया, u प्लस 580/2। अगर आप इनका डिफरेंस देखते हैं, v2 माइनस v1 देखें, v2 माइनस v1, u कैंसिल, 80/2 से क्या आ गया, अकेला 80 आएगा। मैं v3 माइनस v2 की बात करूं तो उस केस में 5 माइनस 3 2, तो 80 होगा। मेरी बात क्लियर। आगे देखेंगे, अगर ऐसे ही अगले टाइम में देखेंगे, v4 माइनस v3 इक्वल टू, ए क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। कहने का मतलब इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर सेम टाइम इंटरवल के अंदर जो एवरेज होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है, या एवरेज वेलोसिटीज आर ऑलवेज इन अर्थमेटिक सीरीज, मतलब कंटिन्यूस दो सक्सेसिव का डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। आप कह सकते हैं v1 v2 v3 v4 ये किस में है, आर इन अर्थमेटिक सीरीज। ओके, अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस टू इज सेम। ओके, v2 माइनस v1 v3 माइनस v2 v4 माइनस v3। ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं।
8th क्वेश्चन में आपको पोजीशंस दे रखी हैं, पोजीशंस दी है t इक्वल टू 0 पर -2, 1 पर 0 और 2 पर 6 और 3 पर 16। 1 टाइम का इंटरवल दिया है, मतलब t कितना है आपके पास, इंटरवल कितना है 1 सेकेंड। पहले 1 सेकेंड के अंदर एवरेज क्या होगी, v1 इक्वल टू 0 माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले में एवरेज क्या होगी, देखिए दूसरे वाले में 6 माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तीसरे वाले में क्या होगी, v3 इक्वल टू 16 माइनस 6 बाई 1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। गौर से देखिए, ये आपके पास जितनी भी एवरेज वेलोसिटीज आ रही हैं, ये क्या है, देखिए 2, 6 और 10, डिफरेंस कितने का है 4 का, डिफरेंस कितने का है 4 का। इसका मतलब आप कह सकते हैं दीज एवरेज वेलोसिटीज इन इक्वल टाइम इंटरवल आर इन अर्थमेटिक सीरीज। When body is moving with a constant acceleration, then average velocity in successive same time interval are v1, v2, v3 are in arithmetic series. Here, 3 successive average velocity v1 किसके लिए, from 0 to 1, और v2 from 1 to 2, v3 from 2 to 3, okay, are 2 meter per second, 6 meter per second, 10 meter per second are in अर्थमेटिक सीरीज, क्योंकि डिफरेंस क्या है 4 है, तो डेफिनेटली ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। आप कह सकते हैं जो इनका डिफरेंस होता है, आप कह सकते हैं 6 माइनस 2 और 10 माइनस 6 इक्वल टू क्या होता है 80। इसका मतलब 80 इक्वल टू क्या है आपके पास 4, तो a इक्वल टू 4/t, और वो टाइम इंटरवल आपने क्या लिया 1। अगर वो आपसे पूछता फाइंड द एक्सेलरेशन, देन आप निकाल सकते थे क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में क्या है, ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/3 of the total distance with a velocity 4 meter. Remaining part of distance was covered with 2 meter per second for half time and 6 meter for other half of the time. The mean velocity averaged over the whole time of the system. मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी इस तरह से हाफ डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1/3 डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है ये 1/3 4 मीटर पर सेकेंड, और रिमेनिंग के अंदर हाफ टाइम, ये 2/3 के अंदर हाफ टाइम मतलब टी टाइम वो किससे चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। हमने 2 तरह के केस पढ़े हैं, व्हेन डिस्टेंस आर सेम द डिस्टेंस गिवन, देन s1 प्लस s2 बाई s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2, और अगर आपको टाइम एंड वेलोसिटी आर गिवन देन v1 t1 प्लस v2 t2 बाई v1 t1 प्लस t2। जब आपको इक्वल टाइम दिए हों उस केस में आप एवरेज को क्या लिखते हैं, v एवरेज को यही लिखते हैं ना v1 प्लस v2 बाई 2, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 8 बाय, आपके पास क्या आया, आपके पास इस सेगमेंट के अंदर s/3 तो चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और 2s/3 भी चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो एवरेज भी आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ये आपके पास क्या है 9th क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। एन एथलीट कंप्लीट हाफ ए राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक of radius r, then the displacement and the distance covered by the athlete are। आपको पता है हाफ ट्रैक पर उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद a speed 4.5 and 7.5, the average speed of the particle। अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था वैसे ही कुछ ये है, हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस का मसला है। यहाँ पर उसने कहा है कितनी स्पीड है उसकी 3 मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर हाफ टाइम की बात करूँ अगर मैं, तो कितना है 4.5 और 7.5, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू 4.5.7.5 बाई 2 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ये कहानी बनेगी कि हाफ डिस्टेंस तो चला किससे 3 मीटर पर सेकेंड से, और हाफ डिस्टेंस चला किससे
6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका वी एवरेज क्या है? वी एवरेज होगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 6/9, तो आपके पास क्या हो गया? 4 आ जाएगा। ओके, क्या आंसर आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। ओके, 11th के बाद देखिए 12th क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? देखो, आपको पता है साइन फंक्शन का जब डिफरेंशियल करते हैं तो फर्स्ट टाइम करेंगे माइनस कॉस आएगा, अगली बार कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ओके, आपके पास साइन ax है तो इसका फर्स्ट बार डिफरेंशियल जिसे अपन y1 लिखते हैं वो क्या होगा? a cos ax, a बाहर आ जाएगा। दूसरा डिफरेंशियल जो है जिसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं ये माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो इसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसा दिया है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 12th के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड। देखो, वेलोसिटी आपको दी है 2t, के की वैल्यू 2 दे रखी है। ओके, तो आप लिख सकते हैं dx इक्वल टू 2t dt। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो उस केस में क्या होगा? 0 से 3 सेकेंड तक करना है तो 0 से x आ जाएगा, x इक्वल टू 2t स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 टू 3, 2 कैंसिल, 3 का स्क्वेयर क्या हो गया? 9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 9 मीटर का मतलब आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो कहता है कि जब डिस्प्लेसमेंट पता करो जब एक्सेलरेशन 0 होगा। 14 क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वेयर प्लस 2। तो देखिए वेलोसिटी क्या होगी? ds बाई dt ना। तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? टी क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है? 3t स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर का क्या होता है? 2t, तो 6t और 2 का 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt ना। टी स्क्वेयर का क्या हुआ? 2t, तो 6t हो गया और माइनस 6, ये 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी? और 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखिए 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, आपको वेलोसिटी का रिलेशन दिया है। क्या दिया है? 15 में v स्क्वेयर इक्वल टू के आर दिया। आपको उसने कहा है कि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी अगर t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो। देखिए, आप v को क्या लिख सकते हैं? रूट के आर लिख सकते हैं। इसको आप डी आर बाई डी टी लिखते हैं तो डी आर बाई रूट आर इक्वल टू रूट के डी टी हो जाएगा। इसको आप क्या लिख, इसको डी आर बाई डी टी लिखा, डी टी में उधर ले गया, रूट आर इधर ले आया। इसको लिख सकते हैं आर की पावर माइनस 1/2 डी आर इक्वल टू रूट के डी टी। आपको उसने कह रखा है 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0, और टी टाइम पर 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, तो मतलब प्लस 1/2 बाय 1/2, कहाँ से? 0 से r तक इक्वल टू रूट के 1 माइनस 0। आप लिख सकते हैं यहाँ से रूट आर 2 इक्वल टू रूट के, तो आपके पास r इक्वल टू क्या आ गया? k बाय 4 आ जाएगा। ओके, अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे तो पुट करोगे तो आपके पास कहाँ पुट करोगे? यहीं पर। ओके, v इक्वल टू रूट के आर में। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे k बाई 4, तो k स्क्वेयर बाई 4 रूट क्या आ गया आपके पास? वेलोसिटी आ गई रूट k स्क्वेयर बाई 4, बोले तो k बाई 2 आ जाएगा। ओके, k बाई 2 का मतलब इसका आंसर क्या होगा? थर्ड हो जाएगा, r की पावर 0 होगी। नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्या कह रहा है? ए पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है आपको y इक्वल टू 2t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4। ओके,
तो वो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ टी इक्वल टू 0 से 3 सेकंड तक। देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए टी इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन ढूंढ लो, y1 कितनी आ जाएगी 4, और टी इक्वल टू 3 सेकंड पर ढूंढिए, 3 स्क्वायर 9 टू 18, 9 प्लस 4 तो कितना हो गया 31 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया y2 माइनस y1 ना, कितना हो गया 27, तो v एवरेज कितना हो गया 27 बाय टाइम t इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s इक्वल टू क्या दिया है 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वो कह रहा है कि टाइम बताओ जब उसकी वेलोसिटी 0 अगेन हो जाएगी, दोबारा 0 हो जाएगी। वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, क्या हो गया 12t माइनस टी स्क्वायर, सॉरी 3t स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि ये 0 होगी, 0 कब होगी, देखो जब वेलोसिटी 0 होगी तो 3t कॉमन आया, अंदर क्या बचा इसमें से 4 माइनस टी बच गया, ये 0 होगी। एक तो t इक्वल टू 0 पर होगी, एक t इक्वल टू दूसरी बार कहाँ होगी 4 सेकेंड पर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 4 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन देखिए। 18 में उसने क्या दिया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इतना देन एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए v इक्वल टू आपको दे रखा है इसने 180 माइनस 16 x का रूट। मैंने आपको बताया था, याद रखना, कंफर्म है ये बात कि एक्सल जब भी आप रूट का डिफरेंशियल करते हो, पहले बात तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे v dv बाई एक्स डी एक्स, बिकॉज वेलोसिटी क्या है फंक्शन ऑफ x है। जब आप इसका डिफरेंशियल करते हैं dv बाई डी एक्स का, तो किसका कर रहे हो d बाई डी एक्स रूट 180 माइनस 16x। तो पहले रूट का हुआ तो रूट का कितना हो गया 1/2 रूट 180 माइनस 16x। फिर इसका होगा अंदर वाले फंक्शन का 180 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, x का 1 होता है तो क्या आ गया माइनस 16, ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया माइनस 8/180 माइनस 16x, जिसे अपन लिख सकते हैं माइनस 8/v, क्योंकि v की वैल्यू यही थी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 माइनस 8 मतलब थर्ड हो जाएगा। 19 में उसने कहा है कि 4 इक्वेशन दी है, इसमें से कौन सी नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन जीरो ना हो और कांस्टेंट हो। देखो आपने पढ़ा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ी है ut प्लस 1/2। इसको और चेंज करें तो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर लिख सकते हैं। जब a कांस्टेंट हो, ऐसा भी हो सकता है ये जीरो हो तो केवल इतनी बनेगी, हो सकता है ये जीरो हो, ये नॉन जीरो हो तो ये बनेगी, हो सकता है ये दोनों जीरो हो तो केवल ये बनेगी, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगी नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ऐसी इक्वेशन थर्ड आंसर है इसका, थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 20 में उसने पोजीशन दे रखी है, वो कह रहा है व्हाट टाइम इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए r इक्वल टू क्या है r नॉट 1 माइनस 80 इंटू टी। आपको कह रहा है कब ये वापस इनिशियल पॉइंट पर आएगा, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल था तो वापस 0 कब होगा जब r 0 हो जाएगा। तो क्या है t 1 माइनस 80 इक्वल टू 0, एक तो t इक्वल टू 0 पर था, दोबारा कब होगा जब ये 0 रखेंगे t इक्वल टू 1/a। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/a आ जाएगा। 20 क्वेश्चन के अंदर वो कहता है वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dr बाई dt। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, t को अंदर ले लीजिए, t का डिफरेंशियल 1 माइनस 80 स्क्वायर का क्या हो गया 280, और उस स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या है, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर t की वैल्यू 1/a है तो v इक्वल टू क्या हो गया r नॉट 1 माइनस 2a इंटू 1/a, a कैंसिल हो गया -1 तो माइनस r नॉट हो जाएगा, आंसर सेकंड होगा। फिर वो कहता है कि 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर आएगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। देखिए आपको t इक्वल टू 0 पर पता है ना वो 0 था, हम क्या करेंगे जब उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, वेलोसिटी 0 कब होगी v, तब वो रिटर्न होगा, वापस रिटर्न होगा तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी 0, तो t की वैल्यू क्या होगी 1/,
और 1/2a पर r क्या होगा आपके पास, r0 1 माइनस a इंटू 1/2a और इंटू 1/2a, ए कैंसिल 1/2 तो कितना हो गया r0/4a हो गया। इतने पर वेलोसिटी 0, इसका मतलब यहां से चला था यहां से लौट कर आया है, यहां पर 0 था, यहां पर कितना हो गया r0/4a, तो r0/4a गया है और उतना ही वापिस आया है, तो डिस्टेंस क्या होगी r0/4 और r0/4 रिटर्निंग टाइम, टोटल कितना हो गया r0/2a हो जाएगा। इसका मतलब आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 23 के अंदर उसने क्या दिया है, देखिए आपको एक्सेलरेशन दे दिया है और वो कह रहा है वेलोसिटी क्या होगी अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। देखिए एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया है प्लस कांस्टेंट भी दिया, तो dv को आप क्या लिख सकते हो bt प्लस c का dt। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, 0 पर वेलोसिटी 0 है, t पर पता करनी है, v इक्वल टू bt² प्लस ct आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, राइट। 24 में देखिए, 24 में आपको क्या दे रखा है, 24 के अंदर दिया है कि x इक्वल टू अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा है। वो कहता है इनिशियल एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, v क्या हो गया डिफरेंशियल कर देंगे 3 अल्फा टी स्क्वायर 2 बीटा टी प्लस गामा और t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास अकेली गामा। एक्सेलरेशन क्या हो गया, फिर डिफरेंशियल कर देंगे, टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t, तो 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा और t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कितना हो जाएगा 2 बीटा और इनका रेशियो क्या हो गया 2 बीटा बाय गामा। तो किस पर डिपेंड करेगा, बीटा और गामा पर डिपेंड करेगा। ओके, 25 में देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पूछ रहा है, वही क्वेश्चन जो अभी आपने किया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी यहाँ देखा था। तो इसको कौन सा फॉलो करेगा, पहला फॉलो कर रहा है, नहीं करेगा क्योंकि x इक्वल टू रूट टी है, रूट टी नहीं होता कहीं भी। दूसरा x इक्वल टू टी यूनिफॉर्म मोशन को है, तीसरे में x इक्वल टू, चौथे में x इक्वल टू रूट टी, तीसरे में देखिए अगर स्क्वायर कर देंगे x माइनस ए बाई बी टी स्क्वायर होगा, मतलब इसके 0 होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ भाई, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब 26 क्वेश्चन की। अब तक के जो क्वेश्चन थे वो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल बेस्ड वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर थे, अब जो क्वेश्चन सारे हैं ये अधिकतर इक्वेशन पर बेस्ड हैं सारे। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 में वो कह रहा है कि कोई कार है वो v स्पीड से चल रही है, मिनिमम डिस्टेंस वो s पर रुकती है, अगर स्पीड को nv कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस s का फॉर्मूला होता है u²/2a, मतलब s जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u² होता है। जब आप u को n टाइम्स कर दोगे तो s भी क्या होगा n² टाइम्स हो जाएगा, आंसर इसका क्या होगा फोर्थ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। ओके, 27 में देखिए, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड टू दैट कवर्ड इन n सेकंड। देखो nth सेकंड में डिस्टेंस क्या है, s1 इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 होता है। वो कह रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा a/2 2n-1 और n डिस्टेंस में कितनी होती है 1/2 a n² होती है। इन दोनों का रेशियो कह रहा है वो, s1/s2 क्या हो गया a/2 कैंसिल हो जाएगा 2n-1/n², तो 2/n-1/n² जैसा कोई आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर होगा। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। If the speed of the body is doubled when it moves over a distance 10 meter, if the initial speed is u, what will be the speed after further coverage of distance 10 meter? देखो 10 मीटर पर इसकी स्पीड डबल हो जाती है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये 10 मीटर पर इसकी स्पीड u से बढ़ करके 2u हो जाती है और यहाँ स्पीड पूछ रहा है क्या होगी, ये फिर 10 मीटर इक्वल डिस्टेंसेज होगी। याद करो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, vb² इक्वल टू va² प्लस vc²/2 होती है, पढ़ाया था। तो vc पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं vc² इक्वल टू 2vb² माइनस va²।
वी भी क्या था 2u था, 2 का स्क्वायर 4, 4 to 8u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो वीसी कितना हो जाएगा √7u हो जाएगा आपके पास। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन। An object accelerate from rest to a velocity 27.5 meter per second in 10 seconds, then find the distance covered by the next 10 second। काफी सिंपल है। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है और पहले 10 सेकंड में और अगले 10 सेकंड की बात कर रहा है। मैंने बताया था सेम डिस्टेंस टाइम के लिए इनका रेशियो क्या होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इनका रेशियो होता है 1:3। इसका मतलब S2 को आप लिख सकते हैं क्या, 3S1 लिख सकते हैं, और 3 × S1 27.5 था, तो कितना हो गया। तो इस केस में इसका कोई आंसर मैच नहीं हो रहा, सॉरी इसकी वेलोसिटी दी है, और सॉरी ऐसे नहीं करेंगे इसको, सॉरी देखिए कंसेप्ट यही रहेगा, S2 = 3S1। इसने पहले 10 सेकंड में वेलोसिटी दी है, तो S1 को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम ना। 10 सेकंड बाद वेलोसिटी v दी है, तो पहले 10 सेकंड के अंदर एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। v एवरेज क्या होती है, u + v/2 होती है, तो मतलब 0 + v/2, तो v कितना है 27.5/2 हो जाएगा। ओके। अब डिस्टेंस देखो, S1 क्या होगा, v एवरेज इंटू t कितना है 10 सेकेंड, तो 270.5/2 × 10, तो ये हो गया 275/2। अब S2 पूछा है, इसका 3 टाइम्स होगा, तो 3 × 275/2, ये आपके पास कितना हो गया 15 to 8/2, कितना हो गया 4। आगे निकाल लेना, लगभग इसका आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर। 30 क्या कह रहा है, बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन द बॉडी जस्ट क्रॉस्ड अनदर बॉडी, द सेकेंड वन स्टार्ट एंड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, द टाइम आफ्टर विच 2 बॉडीज मीट विल बी। देखो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी एक्सेलरेट हो रही है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, दूसरी एक्सेलरेट हो गई। तो एक के लिए क्या था, x = vt था, दूसरे के लिए x = 1/2 जैसा ग्राफ था। तो यहां ये दोनों मिल जाएंगी। ओके, यहां मिल जाएंगी, तो उस केस में दोनों के लिए x क्या होगा, बराबर हो जाएगा, x1 = x2। तो आप लिख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी थी, 80 = 1/2 × एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4 × t²। t से t कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो t = क्या हो गया 4 सेकंड हो जाए। 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये आपके पास 4 सेकंड आ गया है, ये x की वैल्यू आ गई है। आप निकाल सकते हो यहाँ से x1 = 8, t = 32 मीटर, तो 30 का तो सेकंड हो जाएगा, 31 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32। A body moves for a total of 9 seconds starting from rest with the uniform acceleration and then with the uniform retardation, which is the twice the value of uniform acceleration the time taken during retardation। मैंने आपको एक बात बतानी थी, नहीं बता पाया, अब देख लीजिए। ये आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अगर ये v मैक्सिमम हो और ये आपके पास अल्फा से एक्सेलरेट हुआ है, बीटा से रिटार्ड हुआ है, ये आपके पास t1 टाइम है, ये आपके पास t2 टाइम है, इसमें ट्रैवल डिस्टेंस s1 है, इसमें s2 है। आपको यहां से पता है v मैक्सिमम सेम है, तो v मैक्सिमम को अल्फा t1 भी लिख सकते हैं और बीटा t2 भी लिख सकते हैं। याद रख लेना, v मैक्सिमम को अल्फा t1 भी लिख सकते हैं, बीटा t2 भी लिख सकते हैं। मतलब t1/t2 को क्या लिख सकते हैं, बीटा बाय। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ये फाइनल वेलोसिटी v है आपके पास। आपको पता है एक्सेलरेशन के केस में आप क्या लिखते हैं, v मैक्सिमम का स्क्वायर इनिशियली 0, यहां से क्या हो गया 2 अल्फा s1 हो गया और यहां से 2 बीटा s2 हो गया। तो आप s1/s2 को भी क्या लिख सकते हैं, बीटा बाय। अगर डिस्टेंस का रेशियो पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हैं, टाइम का पूछ ले तो भी निकाल सकते हैं। वो कह रहा है कि रिटार्डेशन ट्वाइस है,
रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन ट्वाइस है, तो इसका मतलब T1 बाय T2, ये ट्वाइस है बीटा अल्फा का, तो इसका मतलब 2, तो T1 क्या है 2T2। अब उसने पूछा है कि टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन, आपको पता है T1 प्लस T2 9 है, तो T2 कितना आ जाएगा यहाँ से 3 सेकेंड आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए पैसेंजर इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए बस व्हेन द बस बिगन टू मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच द पैसेंजर शुड रन टुवर्ड द बस सो एज टू रीच इट, उसे पकड़ने के लिए कितनी वेलोसिटी से उसे दौड़ना होगा। ओके, कब, जब उसको मिनिमम वेलोसिटी पूछी है। ओके, इस केस में उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, राइट। मान लो वो x डिस्टेंस पर उसे पकड़ना, उसकी रिलेटिव डिस्टेंस x है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं इसमें रिलेटिव वेलोसिटी v होगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन a होगा, और जब वो पकड़ लेगा तब उसकी सेम वेलोसिटी होगी तो रिलेटिव 0 होगी। तो आप लिख सकते हैं u v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, इनिशियली रिलेटिव क्या थी v स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, मैं मैन की बात कर रहा हूं, मैन का एक्सेलरेशन 0, बस का a, तो मैन का रिलेटिव क्या हो गया -a, तो -2ax, आपके पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी √2ax आ जाएगी, मतलब आंसर क्या होगा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 34 है। 34 में कह रहा है कि फॉगी डेज की बात कर रहा है जिस दिन दो ट्रेन्स हैं, कार सॉरी, एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, 80 मीटर पर हैं और दोनों ब्रेक लगाती हैं और दोनों का रिटार्डेशन 5 है, तो निम्न में से इनमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखो पहले तो रिलेटिव निकाल लेना दोनों की, 70 प्लस 60 कितना हो गया 130 हो गया, किलोमीटर में इसको मीटर में बदल लीजिए, राइट। उसके बाद रिटार्डेशन देखिए, दोनों का अपोजिट है -5 तो -10 मीटर पर सेकंड। जब कॉलिजन होगी मान लो तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। अब आप इनसे रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लेना इनकी, मान लो s डिस्टेंस है वो, ओके, और वो s डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, s आप लिख सकते हैं VR² = UR² + 2ARS, s आ जाएगी। अगर तो वो s > 80 आती है तो कोलिजन हो जाएगी, और अगर वो s < 80 आती है तो कोलिजन नहीं होगी, निकाल लेना खुद। ओके, 35 मैं आपको करा चुका हूँ, 36 देखिए, 35 आप नोट्स में पीछे देख लेना, ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 36 में देखिए, पार्टिकल रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट 10 सेकेंड रेट ऑफ चेंज ड्यूरिंग द, देखो बॉडी यहाँ से जाती है और यहाँ वापस आती है, और ड्यूरिंग मोशन, वो कह रहा है ड्यूरिंग मोशन उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ऑलवेज इधर को था, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा कुछ बन गया, 0 से 5 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा और 10 में वापस आ जाएगा। अब वो कह रहा है इसमें कि लोकेशन क्या होगी जो 7 सेकंड पर है वो कब थी। देखो इसको सिंपली आप तोड़ सकते हैं, ये 4 सेकंड, ये 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो जो लोकेशन 3 पर है वही कहाँ होगी 7 पर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, फॉर द मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो 1 हो जाएगा जब एक स्ट्रेट लाइन में पाथ होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, two particles are at rest on a straight track and they are separated each other 100 meter. They start their motion in the same direction with the same acceleration 10 meter per second square. Their relative displacement after 10 second will be, देखो उनके बीच का सेपरेशन 100 है, राइट, और सेम एक्सेलरेशन है दोनों का 10 मीटर पर सेकेंड, तो उनके 10 सेकेंड बाद उनका रिटार्डेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मोशन की है, सेम एक्सेलरेशन से की है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन उनका AR, अच्छा सवाल है, AR उनका 0 होगा, उनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर ही रहेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव की बात कर रहा है, S1 और S2 दोनों सेम चलेंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। ओके, ए बॉडी 39 देखिए, ए बॉडी A स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन A1 आफ्टर 2 सेकंड, अनदर बॉडी B स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन A2, दो बॉडी है, एक A1 से चलती है दूसरी A2 से, दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन 5th एंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, देखो 2 सेकंड बाद है तो एक का तो 5वां है दूसरे का 3rd हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस सेम है, मतलब S1 और S5 और S3 सेम है,
S5 वाले का A1/2 2 into 5 - 1 nth सेकेंड में कितना होता है A/2 2n - 1 होता है। ओके, और इसके लिए एक्सेलरेशन A2 है तो A2/2 2 into 3 - 1, तो आप देख लीजिए A1/A2 क्या हो जाएगा आपके पास 5 - 1 कितना हो गया, सॉरी 6 - 1 5 और 10 - 1 9 हो जाएगा, 5:9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। A body moving with a uniform acceleration has a displacement of 16 meter in 4 second, 9 meter in 3 second. Its acceleration, देखिए कोई बॉडी है 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 इक्वल टू क्या होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर, तो कितना हो गया 4u प्लस 1/2 at स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर 16 तो 8a आ जाएगा। आप लिख सकते हैं u प्लस 2a इक्वल टू 4। 3 सेकेंड में कितना होगा देखिए 9 इक्वल टू 3u प्लस 9a स्क्वेयर बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 6u प्लस 9a 6u प्लस 9a इक्वल टू 18। अब आपको पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, u के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीपल कर दो, 6u प्लस 12a इक्वल टू कितना हो गया 24, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये कैंसिल हो गया, -3a इक्वल टू कितना हो गया -6, तो a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए ट्रेन इज एक्सेलरेट, मैंने अभी बताया था आपको T1/T2 क्या होता है बीटा बाय अल्फा होता है। नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन, 42 जैसा क्वेश्चन 30 है, इसे खुद से करना सिंपल क्वेश्चन है हो जाएगा। 43 देखिए 43 क्वेश्चन खुद कर सकते हो, किसी को v वेलोसिटी से फेंका है, ग्राउंड पर 3v से हिट करती है, ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, नोट्स में देखना। ए ब्लॉक स्लाइड डाउन 44, ए ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन when released from the top while another fall freely from the same point। देखिए ये एक सेम पॉइंट था, इससे एक इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग आ रहा है, एक सीधा गिर रहा है, ये ए नंबर है ये बी नंबर है। ओके, वो कह रहा है कि अनदर फॉल फ्रीली, स्लाइडिंग ब्लॉक विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, फ्रीली फॉलिंग ब्लॉक विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, बोथ द ब्लॉक्स विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम बट विद डिफरेंट स्पीड, both the block will reach the ground with same speed but the freely falling block first। देखिए ये आपके पास h है, ये s है, s को आप क्या लिखोगे h बाय साइन थीटा, ये आपके पास थीटा है, ये g से आएगा, ये g साइन थीटा से आएगा। इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा g cos 90 माइनस थीटा, जिसे g साइन थीटा लिखेंगे। इसका टाइम क्या होगा, फ्री फॉल वाले का टाइम होगा √2h/g और दूसरे का टाइम क्या होगा √2s, मतलब 2h बाय साइन थीटा बाय g साइन थीटा, तो साइन बाहर आया तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा √2h बाय, इसका मतलब जो a का टाइम है वो साइन स्क्वायर बाहर आया तो साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा इंटू TB होगा। आप लिख सकते हैं साइन थीटा क्या होगा TB बाय TA होगा, और ये ऑलवेज लेस देन क्या होगा 1, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं 1 हो नहीं सकती क्योंकि एंगल 90 नहीं है, तो TB की वैल्यू कम होगी किससे TA से। इसका मतलब जो फ्री फॉल गिर रहा है उसका टाइम कम होगा, स्लाइडिंग वाले का टाइम ज़्यादा होगा। दूसरी बात स्पीड की करें, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी VB इक्वल टू √2GH होगी, ए वाले की स्पीड क्या होगी VA² इक्वल टू 2AS, 2a कितना है g साइन थीटा, s कितना है h बाय साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, तो आपके पास ये रूट कितना आ गया VA इक्वल टू VB, इसका मतलब इनका आंसर क्या आ जाएगा 4th आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, ए पार्टिकल स्लाइड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r along a smooth chord मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल द टाइम, मैंने कल बताया था कितनी भी कोड हो हर कॉर्ड के अलॉन्ग टाइम वही होता है जो इसके डायमीटर के अलॉन्ग होता है, मतलब थीटा पर डिपेंड नहीं करता। एवरी कॉर्ड के लिए 2√r/g होगा, r क्या है रेडियस, मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, पीछे नोट्स देख लिए। ओके 46, मैंने आपको बताया था जब सेम डिस्टेंसेस होंगी उस केस में उनका टाइम क्या होता है √1 रेशियो √2 - 1 रेशियो √3 - √2 रेशियो, इसका थर्ड आंसर आ जाएगा 46 का, फिर से नोट्स देखिए। ओके
नेक्स्ट देखिए 47, कोई बॉडी है वो 100 मीटर से गिर रही है, पहले 50 मीटर में t1 टाइम लगता है, अगले 50 सेकंड में t2 टाइम लगता है। पहले 50 में t1 टाइम है, अगले 50 में t2 टाइम है, और मैंने आपको बताया था कि इनका जो रेशियो होता है t1 रेशियो t2 क्या होता है 1/√2 -1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √2 + 1 भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मतलब t1 बड़ा होगा किससे t2 से। ओके, तो पहले वाला का टाइम ज्यादा होगा, दूसरे वाले का टाइम कम होगा, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 39.2। अच्छा, इसमें रेशियो भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में रेशियो पूछ सकता था। √2 को आप लिख सकते हैं 1.4 + 1 तो कितना हो गया 2.4 हो जाएगा। ओके, और 2.4 को लिखते हैं 24/10। ओके, इसको आप लिख सकते हैं, इसका क्या हो गया 1.4 2.4 से आपने इसको हटाया, ये हो गया 12/5। ऐसा कोई आंसर नहीं दिया, इसने सेकंड वाले का पूछा था, इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगला ही क्वेश्चन पूछा है t1/t2 क्या हो गया 1/√2 - 1, इसको 1.4 तो 1/0.4 भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सिमेट 1.4 - 1 तो ये 10 हो गया, तो 5/2। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 उसका 5/2 हो जाएगा। ओके, इसी से नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 39.2 मीटर आफ्टर इट क्रॉस द हाफ टाइम। ये मैंने क्वेश्चन क्लास में आपको करा दिया था। ओके, 49 क्वेश्चन आपका क्लास में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर देखिए, कोई स्मूथ ब्लॉक है, उसके अलॉन्ग कोई इनक्लाइंड है। मैंने अभी आपको बताया था, रेशियो बताया था अभी। ओके, याद आ गया होगा आपको कि t1 इक्वल टू तो √2h/g था फ्री फॉल का, दूसरा क्या था 1/sin थीटा √2h/g। इनका रेशियो आपके पास sin थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, इसे आप t1 लिख सकते हैं, तो आपके पास t1/t2 है जिसकी वैल्यू 1/2 दे रखी है मेरे ख्याल से। ओके, 1/2 जैसा कोई आंसर दे रखा है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में उसने इनक्लाइंड प्लेन का ये एंगल नहीं पूछा, वर्टिकल के साथ पूछा है, तो वर्टिकल के साथ एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 50 नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 51 देखिए, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर कवर 7h इन द लास्ट सेकेंड। h डिस्टेंस क्या है इसकी, h डिस्टेंस इन कवर फर्स्ट सेकेंड, हाउ मच टाइम इट टेक। देखिए आपको पता है लास्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस होती है, ये कह रहा है 7h है, लेकिन होती क्या है g/2 2n - 1 होती है। पहले सेकंड में कितनी होती है, ये g/2 होती है। आपको बताया था फर्स्ट सेकंड में फ्री फॉल क्या होती है, g/2 से g/2 कैंसिल हो गया, 2n = 8 तो n = 4 आ जाएगा। ओके, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ब्रिज आफ्टर बॉल इज फॉलिंग 2 सेकंड, ए सेकंड बॉल इज थ्रो स्ट्रेट डाउन आफ्टर इट, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी सो दैट बोथ हिट द सेम। देखिए पहली बॉल को ड्रॉप किया था तो उसे कितना टाइम लगेगा, t = √2h/g लगेगा ना, निकाल लेना कितना होगा 2 × 112.5/g, g की वैल्यू 9.8 ले लीजिए। ओके, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये 4.9 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब सेकंड केस को क्या कर रहा है, 2 सेकंड बाद, सेकंड का टाइम कितना हो गया t-2, जो भी आएगा उससे -2 कर देना। ओके, और हाइट आपको पता है h = वही है, और वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, तो s = क्या होता है ut + 1/2 at² होता है ना, नीचे को आ रही है इसलिए क्या हो गया 112.5, u आपके पास पूछा है, t आप ये रख लेना, और ये 1/2 × 9.8 × t1 का स्क्वायर, तो आप यहाँ से u की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, कर लेना, हो जाएगा। ओके, a ball is thrown upward from the ground, it is height 100 meter in upward and downward journey and t1 and t2 respectively times. Okay, then the h1, आपको मैंने बताया था जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो t1 टाइम पर यहाँ है, t2 पर यहाँ है, जो ग्राउंड से 100 मीटर पर है, तो इस h का फॉर्मूला बताया था मैंने 1/2g t1
T2, तो T1 T2 क्या हो गया 2h/g हो जाएगा, निकाल लेना। ओके, द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम फर्स्ट, इट कवर हाइट h, it cover a distance of h/2 in the last second of the motion, how long the ball remain in the air। देखिए लास्ट सेकंड में हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और पहले में भी हाफ ही करेगा। पहले किसी भी टाइम में, मुझे नहीं पता वो टाइम क्या है, ये आपके पास 1 सेकंड है, राइट। ऊपर वाला टाइम क्या होगा आपको पता है, इनका रेशियो क्या होता है। ऊपर वाला टाइम t था तो मैंने आपको बताया था T1 T2 क्या होगा √2 - 1 होगा ना। तो मैं T1 को क्या लिख सकता हूँ T2/√2 - 1, जिसे आप लिख सकते हैं T2 × √2 + 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास T1 कितना हो गया √2 + 1 हो गया। तो टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया, टोटल टाइम आपके पास T1 + T2 हो गया। तो √2 + 1 + 1 आपके पास √2 + 2 जैसा कोई आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सेकंड होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, उसमें प्लस ही होगा। ओके, माइनस होते ही वो 1 सेकंड से कम हो जाएगा, 1 सेकंड से कम पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट सेकंड में तो वो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 54 देखिए, बॉल इज 55 देखिए, stone is released from the balloon rising with the acceleration a at an instant when its velocity is v, the immediately after release। मैंने आपको बताया था जब बॉडी किसी मूविंग फ्रेम से रिलीज करते हैं उसकी वेलोसिटी वही होती है जो फ्रेम की है। बलून ऊपर को जा रहा है तो उस ब्लॉक की भी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर को होगी, और जी क्या होगा, एक्सेलरेशन जी होगा जो नीचे की ओर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 56, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन as covered in the first 3 seconds, the body has fallen time। देखिए वो कह रहा है कि इनिशियली जो 3 में है वो लास्ट सेकंड में, 3 में क्या होगा 1/2 g × 3² और लास्ट में क्या होगा g 2n - 1 होगा, ये कैंसिल हो गया। तो 9 = 2n - 1 है तो n = क्या हो गया 5 सेकंड हो जाएगा। ओके, ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी तक के क्वेश्चन थे। इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अभी भी आपके रिलेटिव मोशन वाले क्वेश्चंस रह गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स कल हम इसकी डिस्कशन फिर करेंगे। सॉरी आज क्लास थोड़ी लंबी होगी है क्योंकि डिस्कस के चक्कर में, और कल भी हो सकता है आपकी क्लास 1 आवर से थोड़ी ऊपर चली जाए। ओके, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना क्योंकि कल हम इसकी बची हुई सारी एक्सरसाइज के को मेनली अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।